My dear student, today we are going to discuss about the chapter number 5 Euclid's geometry. देखते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्या है। जियोमेट्री, ठीक है ना। ये ज्योमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। नंबर 1 है जियो और दूसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन, जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या है? अर्थ, लैंड, अर्थ, कुछ भी कैसे। और इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट, देखो बहुत पहले लोग लैंड को मेजरमेंट करते थे, अर्थ को मेजरमेंट करने के पूजा पाठ में यूज होने वाले, कभी स्क्वायर बनाना है, कभी ट्रायंगल बनाना, श्री यंत्र जैसे होता है ना, कई सारे ट्रायंगल बनाना, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए जो पद्धति, जो सिस्टम जो होता है वो किस में आता है? ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और मेट्रॉन, लैटिन वर्ड है ये। तो ये जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। जो अर्थ का मेजरमेंट करे, लैंड का, सरफेस का मेजरमेंट करे, उसे हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। अब देखो ज्योमेट्री का नाम है और यूक्लिड्स को आप याद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? यूक्लिड्स, हु इज द यूक्लिड्स? फादर ऑफ ज्योमेट्री। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहते हैं? देखिए, जानते तो हम पहले से भी थे सारी चीजें, यूक्लिड्स के पहले भी, लेकिन सब बिखरी हुई थी। यूक्लिड्स ने क्या किया? उन सारी चीजों को एक कंपाइल किया, इकट्ठा किया, और उन्होंने एक बुक लिखी एलिमेंट। उसमें उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी। बात आ रही समझ में? वो 23 डेफिनेशन में हम यहाँ पे 7 डेफिनेशंस की डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उनके पास्टुलेट और एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग 3 चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 कि उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कुछ एग्जाम्स और कुछ पास्टुलेट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए डेफिनेशन। सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी क्या? पॉइंट। व्हाट इज ए पॉइंट? पॉइंट क्या है? पॉइंट इज ए विदाउट मेजरमेंट। पॉइंट की कोई मेजरमेंट नहीं होती, कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, ऐसे उसको हम लोग डॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। किससे दिखाते हैं? डॉट से। तो दैट इज ए पॉइंट। तो पॉइंट की डेफिनेशन ये हुई कि अ पॉइंट इज व्हिच हैज नो पार्ट, यानी पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक। नंबर 2 बात करते हैं लाइंस की। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस, मीन्स लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती। लंबाई तो होगी मगर कोई भी चौड़ाई नहीं होती। ब्रेथलेस, दैट इज ए लाइन। फिर कह रहा था एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। कोई भी लाइन है उसके जो एंड पॉइंट होगा, जहां एंड करेगा वो किससे करेगा? पॉइंट से करेगा। जहां कहां पर ये खत्म हो रही लाइन? एक पॉइंट पर खत्म हो रही। नंबर 4, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. लाइन क्या है? लाइन अपने पॉइंट को लिए हुए एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही है। मतलब समझ में आया ना? पॉइंट क्या है? एंड द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखिए लाइन क्या है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी। तो वो एक ऐसी एक सीधी लाइन जो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट हो, दैट इज ए वन स्ट्रेट लाइन। बात आई समझ में? ठीक। अब बात करते हैं 5 नंबर की, सरफेस। सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या है? सरफेस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इसमें क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। तो हम कह सकते हैं ये बोर्ड क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। दैट इज ए प्लेन सरफेस। सरफेस वो है जिसमें लेंथ और ब्रेथ केवल होगा, यानी कि हाइट उसमें नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फिर 6 नंबर क्या डेफिनेशन दी? द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। देखो जो बोर्ड है, बोर्ड की जो एजेस है, एजेस जैसे दिस इज वन रेक्टेंगल, तो ये जो इसके किनारे हैं इनको हम लोग किनारा बोलते हैं हिंदी में, और अपने इंग्लिश में एजेस बोलते हैं। एजेस क्या होती है? लाइन होती है। किसी भी सरफेस की एजेस क्या होगी? एक लाइन होगी, और लाइन क्या होगी? ब्रेथलेस होगी, ठीक। फिर लास्ट है अ प्लेन सरफेस इज द सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन द इटसेल्फ। जैसे हम लोगों ने अभी लाइन के पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। सिमिलरली अ प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस होता है, ये देखो बहुत सारी लाइनें इस सरफेस में अगर हम देखें तो इनफाइनाइट लाइन्स ऐसे हैं। इन लाइनों को लिए हुए जो आपका प्लेन है, दैट इज वन स्ट्रेट लाइनों को लिए हुए, दैट इज वन सरफेस। बात आ गई समझ में? तो ये तो बात थी आपके डेफिनेशन की। अब मेन रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एग्जाम और पास्टुलेट। सो प्लीज नोटेड इट।
बात करते हैं एग्जॉम्स एंड पास्टुलेट की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जॉम्स और पास्टुलेट में अंतर क्या है। देखिए, एग्जॉम्स जो यूक्लिड्स ने एग्जॉम और पास्टुलेट दिए, मेनली वो एग्जॉम्स ही हैं, क्योंकि एग्जॉम्स का यूज फॉर एवर कहीं भी आप कर सकते हो पूरी मैथमेटिक्स में, पहली बात ऐसे समझो। और जो पास्टुलेट है वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए अप्लाई किया गया है ना। पास्टुलेट जो है ना वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए वो ज्योमेट्री के लिए दिए, और जो एग्जाम था वो आप फॉर एवर किसी के लिए, नॉट स्पेशली फॉर द ज्योमेट्री। इतना ही इन दोनों में अंतर है। दूसरी चीज कि ये जितने भी उन्होंने एग्जाम्स और पास्टुलेट दिए ये विदाउट प्रूफ थे। विदाउट प्रूफ यानी किसकी कोई प्रूविंग नहीं हो सकती। केवल आप जैसे हम लोग डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी प्लेन की, पॉइंट की, लाइन की, आप इन्हें केवल एक फिजिकल किसी एक्टिविटी के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, वरना ये सभी क्या है, अनडिफाइंड है। बात आ रही समझ में? ठीक, देखो पास्टुलेट और एग्जाम क्या है, ये दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप कह सकते हो कि एग्जाम क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, और पास्टुलेट का हम लोग यूज ज्योमेट्री में करेंगे। तो जैसे पहला उन्होंने एग्जाम दिया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, देखो ये नॉट इन ऑर्डर, किसी ऑर्डर में नहीं है, और ये सभी उनकी बुक एलिमेंट्री से लिए गए एग्जाम्स। तो उसमें उन्होंने बोला कि नंबर 1 कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब समझ में आया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। किसी भी चीज को आप देखते ना कि अगर ए बी के इक्वल है, नंबर 1 आप समझना है इनको, अगर ए बी के इक्वल है यानी ये दोनों आपस में अगर इक्वल है और बी अगर सी के इक्वल है, ठीक है, बात आ रही समझ में? अगर ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो श्योर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। बात आ रही समझ में? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी जितनी भी चीजें होती जो एक दूसरे के इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, देयरफॉर ए आल्सो बी इक्वल टू सी। तो ये फर्स्ट एग्जाम था। सेकंड की बात करें कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब कहने का क्या, अगर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। बात समझना, अगर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और अगर मैं दोनों में a ऐड कर दूं तब भी ये यानी x प्लस ए आल्सो भी इक्वल टू वाई प्लस ए, ये दोनों तब भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। कहने का मतलब कि इफ इक्वल आर एडेड, अगर हम इक्वल ऐड कर दें किसमें, इक्वल्स ऑन, दो इक्वल में अगर हम कोई भी इक्वल ऐड कर देते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो वो उनका होल जो होगा ना वो भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी चीज बताई। नंबर 3 में कह रहा है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट सेम थिंग, अगर दो कोई भी आपके पास x और y है, ये दोनों इक्वल हैं, अगर हम इन दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी मुझे इनका जो होल होगा ना, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, जो भी सब्ट्रैक्शन करने पर बचेगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। बात आई समझ में? अब बात करते हैं नंबर 4 की। थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसको इसे आप और समझिएगा, कोई भी चीज कॉन्साइड है विद अनदर। कॉन्साइड का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग संपाती कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संपाती, है ना, हिंदी वर्ड है इसका संपाती, कॉन्साइड है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, और इसी के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन भी इतनी ड्रा कर दें तो वो क्या होगी, उसकी इक्वल होगी। यानी थिंग्स विच आर कॉन्साइड, जैसे एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे एक 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्किल बनाया, 5 सेंटीमीटर का, दूसरा आपने एक और रिंग 5 सेंटीमीटर का, अब इसको उठा के मैं अगर इसके ऊपर रख दूं तो ये सर्किल इसको क्या करेगा, कॉन्साइड हो जाएगा, सेम रेडियस का है, तो सेम थिंग कॉन्साइड हो गई, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये कॉन्साइड है, इसके ऊपर रखने से एक ही लगे मुझे, एक आप बैंगल लीजिए, दूसरी बैंगल लीजिए सेम साइज की, दोनों को रखिए, इधर से आप देखिए तो आप कहोगे एक ही है। ऐसी सिचुएशन में वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो वही कहा कि थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। बात आ गई समझ में? चलिए अब बात करते हैं नंबर, ये तो 5 हो गया, नंबर 6 की। देखिए नंबर ये हुआ आपका 4th हुआ था, अब 5 करने के। 5 क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, क्या कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज ग्रेटर देन पार्ट मीन्स
जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपका कोई, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का जो रूम है वो किसका हिस्सा है? एक स्कूल का। तो आपका जो क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जो रूम है आपका क्लास का, वो रूम स्कूल से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो आप कहोगे रूम तो छोटा होगा, क्लास स्कूल तो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास दैट इज द पार्ट ऑफ द स्कूल, है ना। कह रहा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, और स्कूल क्या होगा? क्लास से बड़ा होगा, है ना। जैसे ये अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ आपका कोई सिटी, तो अर्थ हमेशा क्या रहेगी? आपकी सिटी से बड़ी रहेगी, आपके रूम से बड़ी रहेगी। कहने के मतलब होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। जैसे एग्जाम्पल लें कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपके पास? c है। अब देखिए यहां पे जो c है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि c इज ग्रेटर देन a। C क्या होगा? A से बड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि C इन दोनों के सम करने से आ रहा है, यानी C बड़ा है तो होल है, ये होल इज, इसके ये दो पार्ट हैं, C के ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट A है एक पार्ट आपका B है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया C, तो कह सकते हैं C इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। C इज ग्रेटर देन A और C इज ग्रेटर देन B। C A से भी बड़ा होगा और C B से भी बड़ा होगा। क्यों? A एंड B देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द C। बात आ गई समझ में? चलिए अब बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर में कह रहे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन किया। सिमिलरली अगर आपके पास दो x और y दो इक्वल हैं और अगर हम इनमें इनको डबल कर दें, अगर हम दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पर जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा दैट इज आल्सो बी इक्वल। वो दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात आई समझ में? सिमिलरली 7th नंबर क्या कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर्स। जैसे एग्जांपल कि x इक्वल टू वाई, अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, हाफ करने पर जो मुझे मिलेगा, जो रिमाइंडर मुझे मिलेगा, जो बचा हुआ मिलेगा, वो क्या होगा? वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बात आ गई समझ में? तो ऐसे आपके ये 7 एग्जाम्स थे और बिना इक्वलेट्स, बिना इस एग्जाम्स के हम लोग आगे की जो ज्योमेट्री हम नहीं पढ़ पाएंगे, कि जो प्रूविंग होगी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, और जो हम लोग स्टेटमेंट जो प्रूव करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरम्स बोलेंगे। और अभी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी हेल्प से अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या? पास्टुलेट पढ़ेंगे। तो पास्टुलेट स्पेशली किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। एग्जाम्स क्या है? फॉर एवर, यानी कहीं भी आप मैथमेटिक्स में यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात आगे समझ में? इतना समझ में आया? तो अब हम लोग बात करेंगे पास्टुलेट की। सो प्लीज नोटेड इट। अब हम लोग बात करते हैं पास्टुलेट पर। तो पास्टुलेट देखिए, यूक्लिड्स ने 5 पास्टुलेट्स दिए। और पास्टुलेट होता क्या है? पहले बात करते हैं पास्टुलेट क्या है। पास्टुलेट एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। बात आएगी समझ में? अ स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ वी कॉल्ड अ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड अ पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या है? ऐसे स्टेटमेंट जिनको किसी भी बिना किसी प्रूफ के स्वीकार कर लिया जाए, वो क्या है? पास्टुलेट। तो व्हाट इज ए सेंटेंस? ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फिर क्या हुआ? स्टेटमेंट क्या है? वन सेंटेंस जो जज करे, ऐसे जो सेंटेंस ऐसे जो होते हैं जो जज करे किसमें? ट्रू और फॉल्स में। अ सेंटेंस वो जज द ट्रू एंड फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, वी कॉल द स्टेटमेंट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जैसे अगर हम बोलें कि जैसे कहें कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360। बात आ रही समझ में? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो दैट इज अ ट्रू और फॉल्स? दैट इज अ ट्रू। सो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हो गया। दैट इज ए वन स्टेटमेंट, दैट इज ए स्टेटमेंट। जैसे हम कहें कि द सम ऑफ 2 राइट एंगल्स दैट इज ए 360, ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि x + 2 इज ग्रेटर देन 9, ये क्या स्टेटमेंट है?
नहीं, दिस इज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस है बट दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी पता नहीं गारंटी क्या है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दे, कभी ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स को तो नहीं डिसाइड करेगा। एक्स की वैल्यू अगर हम ऐसी रख दें, जो बड़ी रख दें, तो जो 9 से छोटी रख दें, ऐसी 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट तो हुआ, लेकिन ये सेंटेंस तो हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको बिना किसी प्रूविंग के हम स्वीकार कर लें, वो सभी क्या है, पास्टुलेट। ठीक, बात आ गई समझ में? चलिए, और इनका मेनली यूज हम लोग कहां करते हैं, ज्योमेट्री में करते हैं। जैसे पहले वाले पर आता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। देखिए पास्टुलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझना है। का स्ट्रेट लाइन विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी क्या कह रहा कि अगर एक पॉइंट आपके पास कोई यहां पर P है और दूसरा पॉइंट अगर आपके पास Q है, तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? ये पास्टुलेट कर रहा है। ये यूक्लिड्स ने कहा कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनसे मैं एक लाइन ड्रा कर सकता हूं। बात आ रही समझ में? लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं केवल इस P पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट लाइन्स, है ना। एक P पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो रही हैं? बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं। लेकिन जब PQ की बात आती तो एक ही लाइन ड्रा हो रही। Q से कितनी लाइनें पास हो रही? करीब इनफाइनाइट लाइन्स, और इस Q से भी बहुत सारी लाइनें पास हो रही। तो देखो, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा कि एक से अधिक लाइनें पास होंगी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि एक लाइन पास होगी, यानी एटलीस्ट 1 लाइन ड्रॉ, कम से कम एक लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं जो 2 पॉइंट्स हो। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि 2 पॉइंट से पास, अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन जा रही तो दैट इज 1 यूनिक लाइन। केवल और केवल एक ही लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो केवल एक लाइन ड्रा होगी। तो बात आ गई समझ में? तो कहीं ना कहीं पास्टुलेट का मीनिंग आप निकालिएगा कि क्या कह रही है पास्टुलेट, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे इट इज आप देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा विश्लेषण करिए, जरा एक्सप्लेनेशन में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पास्टुलेट क्या कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? अब देखिए सेकंड नंबर की बात आई। अब सेकंड नंबर क्या कहता है, देखो सेकंड नंबर कह रहा अ टर्मिनेटेड लाइन। देखो अब इसका वर्ड समझो पहले, ये टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है। देखो पहले उस समय टर्मिनेटेड लाइन, जो यूक्लिड्स ने यूज किया इस वर्ड को टर्मिनेटेड लाइन, आजकल हम लोग उसको सेगमेंट यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट। बात आ रही समझ में? उस समय वो टर्मिनेटेड लाइन यूज, टर्मिनेटेड जो वर्ड है ना, आज के समय में क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक टर्मिनेटेड लाइन, अगर मान ले ए बी कोई एक आपका टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक, लाइन सेगमेंट है, कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक हम लाइन बना सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों साइड में हम लोग इसको प्रोड्यूस करके क्या बना सकते हैं, इसको लाइन बना सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? एक सेगमेंट को, इस एक लाइन सेगमेंट ए बी को दोनों साइड में प्रोड्यूस करके हम एक लाइन बना सकते हैं। ये इन्होंने सेकंड पास्टुलेट में बोला। बात आ गई समझ में? बहुत ही सिंपल था। अब देखो थर्ड की बात करें। थर्ड कह रहे हैं कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। दैट इज वेरी सिंपल। हम सर्किल ड्रा कर सकते हैं किसी भी रेडियस को लेकर, चाहे वो आपकी 2 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, हम लोग सर्किल ड्रा कर सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा कोई समझने की बात भी नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल। एक सर्किल, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर को लेके और कोई भी रेडियस लेके हम लोग ड्रा कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एंगल ए बी सी इक्वल टू राइट एंगल, राइट एंगल, बात तो समझ में आई। राइट एंगल क्या होता है आपको सबको मालूम है, 90 डिग्री, है ना। और दूसरा एक एंगल हम ले लें DOC, दैट इज आल्सो भी राइट एंगल।
अगर ए बी राइट एंगल है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ओ सी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यही कह रहा है कि आर राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सभी राइट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। ये हो गई आपका फोर्थ नंबर। अब देखिए मेन आपका हीरो कौन है, पास्टुलेट नंबर 5, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो चलते हैं फिफ्थ नंबर पास्टुलेट। ये आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा, है ना, लास्ट है जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें तो ये मेन रोल प्ले करेगा। तो चलो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में ही सीखते हैं, फिर एक्सरसाइज में हम लोग दोबारा से कर लेंगे। कह रहा है इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, देखो समझिए ध्यान से, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देखिए कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, एक ये और एक ये, इसका नाम है P और ये है Q, ठीक। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक कोई भी दूसरी स्ट्रेट लाइन फॉलिंग हो रही है किस पर, L पे, ये आपकी कोई L एक लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। अगर हम इसके एक ही साइड में अगर हम दो एंगल जो ये बने हुए हैं, अगर ये लेस देन है राइट एंगल के, सम ऑफ द टू राइट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर, सेम साइड, अगर ये मैं एंगल ए बोलूं ये बी बोलूं, तो कह रहे हैं एक साथ लेने पर लेस देन टू राइट एंगल, बात समझ में आ रही, लेस देन, ये ए प्लस बी लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, द स्ट्रेट लाइन इफ प्रोसीड द इंडेफिनिटली मीट टू अदर साइड। अगर ये कंडीशन है तो अगर मैं इनको इस तरह से प्रोड्यूस करूं, इस तरह से अगर इस लाइन Q को प्रोड्यूस करूं और इसको मैं P को प्रोड्यूस करूं तो इंडेफिनिटली वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। बात आ रही समझ में, बहुत अच्छे से समझना। अगर दो स्ट्रेट लाइन है, एक P एक Q, तीसरी कोई स्ट्रेट लाइन इफ और फॉलिंग हो रही है, तो उस लाइन के वन साइडेड, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड, जिस साइड भी, मान लीजिए मैंने इस साइड लिया कि राइट हैंड साइड, अगर ये एंगल जो वन साइडेड एंगल है इनका सम अगर टू राइट एंगल से कम होता है तो वो लाइनों को आगे अगर मैं बढ़ा दूं, प्रोड्यूस कर दूं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो इतना केवल इक्लिप्स ने केवल इतना ही बोला, ठीक। अब हम लोग इससे क्या और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। अब देखो इससे कंक्लूजन एक चीज निकला कि एक साइड में तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन अगर इस साइड मान लीजिए C है और ये एंगल D है, इसका कंक्लूजन ये निकला कि C प्लस D क्या होगा फिर, दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट से मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है कि C प्लस डी ऑल्सो भी ग्रेटर देन 180 डिग्री। C प्लस डी क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। तो भाई देखो जस्ट उल्टा हो गया ना, जब लेस देन था तो मिल नहीं थी, जब ग्रेटर देन होगा तो वो नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है इस साइड अगर जाएंगे तो वो लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। यानी कि इन दो कंडीशन में आप समझिएगा, इन दो कंडीशन में लाइनें एक तरफ मिलेंगी, एक तरफ वो इंटरसेक्ट करेंगी और एक तरफ वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी कंडीशन, तो ये कंडीशन तो हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि a प्लस बी इक्वल टू 180 हो जाए। अब अगर a प्लस बी 180 डिग्री हो जाता है तो फिर C प्लस डी भी क्या हो जाएगा, a भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, बात है नहीं ना सब, ये क्या है स्ट्रेट, इन दोनों का सम अगर 180 है तो भाई इनका भी सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ये 180 हो जाएगा तो अब लाइनें हमारी कैसी हो जाएंगी, एक लाइन P, एक आपकी P हो गई, एक Q। अगर ये इस कंडीशन में हो जाएगी, अब ये आपकी लाइन L हो गई, तो अब ये 90-90 हो गए, ठीक है ना। अब ये देखो 90-90, अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि 90-90 कैसे मालूम। चलिए मैं मान लेता हूं कि 90-90 मुझे नहीं मालूम। चलिए तो यहां पर ये देखो कंडीशन है कि अगर सम 180 डिग्री हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन लग होके इस फॉर्म में, चलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर से वही बोलूं कि अगर ये दो लाइनें हैं आपकी, ये इस तरीके से भी हो सकती है। चलिए
वो उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन लग रही थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। यहाँ बिना किसी कंडीशन। अब अगर इन दोनों का सम, ध्यान देना, इन दोनों का अगर सम 180 हो जाता है तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी? देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि P और Q पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लाइनें न तो राइट साइड में कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है कि दो लाइनें जा रही हूं, ना लेफ्ट में इंटरसेक्ट करें ना राइट में इंटरसेक्ट करें, तो ऐसी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। बात आ गई समझ में? तो हम लोगों ने देखो यूक्लिड्स ने केवल इतना बोला था कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, तीसरी लाइन कोई फॉलिंग हो रही है, तो उनका सम, वन साइडेड एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होता है। ठीक, इतना ही बोला। हम लोगों ने इनके रिजल्ट से क्या निकाला कि अगर इनका ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो लाइनें उस साइड में नहीं मिलेंगी। तीसरा हम लोगों ने निकाला अगर उनका सम 180 डिग्री होता है, अगर उनका सम 180 डिग्री होता है तो लाइनें ना तो इधर मिलेंगी और ना ही इधर मिलेंगी। ठीक, बात आ गई सही? क्योंकि दो ही कंडीशन, एक ही कंडीशन थी, इसमें नहीं मिल सकती है, ये इसमें मिल सकती, इसमें नहीं मिल सकती। लेकिन दोनों साइड में अगर इक्वल हो जाएगा तो लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और यही पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। बात आ गया समझ में? तो ये था आपका पोस्टुलेट नंबर 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। सो प्लीज थैंक यू, और मिलते हैं 5.1 में।